आज बात करते हैं भारत की क्लाइमेट स्ट्रैटेजी की। एक ऐसा रास्ता जो बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और ये सारी बातें देश के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से ली गई हैं, जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। तो चलिए शुरुआत इसी दमदार लाइन से करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि क्लाइमेट एक्शन को लेकर जो हमारा पुराना नजरिया था ना, अब वो नई हकीकतों के सामने टिक नहीं पा रहा है। मतलब जो रास्ता हमें कल तक एकदम सीधा और साफ लग रहा था, वो असल में उतना आसान है नहीं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सपने से हुई थी। पूरी दुनिया में सोच ये थी कि अरे हम सब मिलकर फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ देंगे और बड़े आराम से एक नेट जीरो फ्यूचर की तरफ बढ़ जाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना सच में इतना सीधा साधा था? यहां पर पूरी कहानी का निचोड़ दिखता है। सपना था एक क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी वाले फ्यूचर का। ऐसा लगता था कि ये बदलाव चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन असलियत तो कहीं ज्यादा पेचीदा निकली। इसमें बहुत मुश्किल ट्रेड ऑफ्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी दिक्कतें थीं और ऐसी ऐसी रुकावटें आईं जिनका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, और ये हमें सिखाता है यूरोप से मिले सबक। यहाँ हम उन देशों की बात करेंगे जिन्होंने बहुत तेजी से बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके सामने कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड परेशानियां खड़ी हो गईं कि सब सोचने पर मजबूर हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रांजिशन इतना मुश्किल साबित हुआ क्यों? चलिए इसको समझने के लिए यूरोप के कुछ पक्के उदाहरण देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है नीदरलैंड्स का। वहां हुआ ये कि सोलर और विंड एनर्जी की कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि उनका पावर ग्रिड ही पीछे रह गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? ग्रिड में एक तरह का ट्रैफिक जैम, पावर कट्स और इंडस्ट्रीज को नए कनेक्शन के लिए लंबा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 14,000 कंपनियां। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रुक जाती है। ये दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा तेज भागने लगती है तो होता क्या है। स्पेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 28 अप्रैल 2025 को एक दिन जब रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो पूरे ग्रिड में एक बड़ी गड़बड़ी आ गई। ये एक तरह की वार्निंग थी कि सिस्टम कितना नाजुक हो सकता है, खासकर जब आप उसे उसकी लिमिट्स तक पुश करते हैं। तो सबक ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी की असली कीमत सिर्फ सोलर पैनल या विंड टर्बाइन लगाने तक ही नहीं है। नहीं, इसमें पूरे सपोर्टिंग सिस्टम का खर्च भी जुड़ता है, जैसे ग्रिड को बैलेंस करना, बैकअप के लिए थर्मल पावर प्लांट्स को मेंटेन करना और एनर्जी स्टोरेज में भारी भरकम पैसा लगाना। और इन सब छिपी हुई लागतों का सच कहें तो शुरू में अंदाजा ही नहीं लगाया गया था। और यहीं पर भारत की कहानी एक नया मोड़ लेती है। दुनिया भर के इन तजुर्बों से सीखते हुए भारत एक ज्यादा प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल रास्ता अपना रहा है। ये हमारी कहानी का वो हिस्सा है जहां चीजें सुलझती हैं। देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, एडेप्टेशन फर्स्ट, मतलब जो बदलाव हो रहे हैं पहले उनसे निपटने की तैयारी। दूसरा, बैलेंस्ड मिटिगेशन, यानी एमिशन कम करने के लिए एक बैलेंस अप्रोच। और तीसरा, डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, मतलब इस पूरे काम के लिए ज्यादातर अपने ही देश के पैसों पर निर्भर रहना। तो जो पहला पिलर है एडेप्टेशन फर्स्ट, इसका मतलब सीधा सा है, उन प्रॉब्लम्स पर पहले ध्यान दो जो अभी हमारे सामने खड़ी हैं, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इस अप्रोच से न सिर्फ खतरा कम होता है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाकर फौरन फायदा भी मिलता है। अब दूसरे पिलर को समझते हैं, बैलेंस्ड मिटिगेशन। भारत का जो एनर्जी मिक्स है ना, वो इसी बैलेंस को साफ साफ दिखाता है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर की जरूरत को भी अनदेखा नहीं किया जा रहा है। ये एक सोची समझी डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। चलिए अब जमीन पर उतरकर देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे कर रही है। अहमदाबाद का ये उदाहरण देखिए, ये बहुत ही कमाल का है। यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली महिला मजदूरों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है। इसका मकसद ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो काम पर नहीं जा पाती, तो उनकी दिहाड़ी का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो सके। और कमाल की बात यह है कि इस पॉलिसी का सालाना प्रीमियम सिर्फ 354 रुपीज़ है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज भी सबसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ा सेफ्टी नेट तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं मेघालय।
वहाँ कई झरने सूख रहे थे, तो स्टेट ने पानी को बचाने के लिए एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच अपनाया है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो ज़रूरी वाटरशेड एरिया हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और झरनों की मैपिंग कर रहे हैं। और ये नंबर देखिए, वाकई में इम्प्रेसिव है। 55,000 से ज्यादा पानी के सोर्सेस की मैपिंग की गई है। ये डेटा पर आधारित एक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ओडिशा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो मॉडर्न इरिगेशन को सस्टेनेबल फार्मिंग के साथ जोड़ रहा है, और इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। उनकी पैदावार भी बढ़ रही है और आमदनी भी। इस चार्ट में जो नतीजे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। पानी का इस्तेमाल बेहतर हुआ, खेती की पैदावार बढ़ी और घरों की इनकम भी बढ़ी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब हम क्लाइमेट चेंज से अडैप्ट करते हैं तो वो सीधे सीधे देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। और ये सब हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आता है, वो एक सेंट्रल आइडिया जिस पर भारत की पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। ये जो लाइन है, ये भारत के नजरिए का पूरा निचोड़ है। सोचिए, बेहतर हेल्थ केयर, कम होती गरीबी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिलकर ही तो लोगों को क्लाइमेट चेंज के असर से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत बनाती हैं। मतलब क्लाइमेट एक्शन और डेवलपमेंट, इन्हें अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत का ये प्रैक्टिकल डेवलपमेंट फर्स्ट अप्रोच, जो दुनिया की गलतियों से सीखता है और अपने लोगों की ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखता है, क्या ये दुनिया के दूसरे डेवलपिंग देशों के लिए भी एक नया रास्ता बन सकता है?